सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने कल के इन वीडियोस को नहीं देखा है सो डेफिनेटली देखना, इन वीडियोस को आपको चैनल पर मिल जाएगा। सॉरी। और ये वीडियो जो है एक कमेंट रिक्वेस्ट पे है, तो एक कमेंट रिक्वेस्ट भी था। मैं थोड़ा अभी खाली बैठा हुआ था तो मैंने सोचा यार उस पर वीडियो बना देता हूँ। बट यार आज शाम को आई थिंक ये लास्ट ही वीडियो होने वाला है आज का, मतलब आज का ये पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है। आज शायद मैं एक ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है। काम नहीं रहेगा तो मैं डेफिनेटली और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, बट लाइकली ये आज का लास्ट वीडियो होने वाला है। चलो, जो भी है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले 682 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 700 का टारगेट है यार। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। कितने चाहिए? और मतलब कितने चाहिए? बहुत कम चाहिए यार, तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे बात करने वाले हैं एक कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। उससे भी पहले अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई स्टॉक क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो। एंड मैं उसके ऊपर अगर ज़रूरत होगा आपको, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। इसके साथ सबसे पहले मैं आपको वो जो रिक्वेस्ट है, कॉमेंट रिक्वेस्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑन वर्धमान टेक्सटाइल। तो वर्धमान टेक्सटाइल के ऊपर अगला वीडियो इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है। तो जो भी है यार, यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में। डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, कोशिश करूंगा वीडियो को छोटा रखने का। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप जो है वो है 10,500 करोड़, मतलब 10,600 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है। मिड कैप में आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। बट मैं इसमें पर्टिकुलरली इसके लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, ठीक है। तो मेरा व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म है, इसी वजह से मैं बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स तीनों के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड हाँ, मिड कैप है, मतलब कंपेरेटिवली इसमें जो है रिस्क कम है। और रिस्क कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मिड कैप देख करके मतलब आप इन्वेस्ट कर दो। आपको सब कुछ देखना होता है, आपको बिजनेस भी समझना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्मॉल कैप का बिजनेस समझना है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की है, और मिड कैप का नहीं समझना क्योंकि वो कम रिस्की है। खैर, देखो ये काम क्या करती है, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, फैब्रिक, एक्रिलिक फाइबर एंड गारमेंट्स, ये सब में ये काम करती है। मतलब टेक्सटाइल्स में जो भी काम होता है, ठीक है, यार्न, फैब्रिक, फाइबर, एक्रेलिक फाइबर, और यहाँ पे और भी चीज़ें काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट पोजीशन के बारे में। तो इसका जो मार्केट पोजीशन है देख सकते हो, द ग्रुप इज अमॉन्ग द टॉप 3 वोवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो जो वोवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसमें से टॉप 3 में ये आता है। एंड प्रोडक्ट आप देख सकते हो, यार्न में कौन कौन सा है, स्पेशलिटी यार्न, डायड यार्न, एक्रेलिक, फैंसी, हैंड हैंड निटन यार्न। फैब्रिक्स में कौन सा है, फैब्रिक्स में देख सकते हो, एंगेज्ड इन बोथ फैब्रिक्स, both for USA tops and bottoms in the apparel segment category, large number of retailers in USA, Europe, Asia and amongst other। मतलब यहाँ पे जो है फैब्रिक्स में प्रोडक्शन ऑफ बोथ फैब्रिक्स, ठीक है, मतलब टॉप्स एंड बॉटम्स दोनों के लिए अप्रैल सेगमेंट में, और लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स जो है यूएस, यूरोप एंड एशिया, इन सब का कैटर करती है। रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था क्या, यार्न, फैब्रिक और फाइबर, इन सब में ये काम करती है। तो रेवेन्यू मिक्स कैसा कैसा है तो देख सकते हो, 64% जो है, थोड़ा पहले का डेटा है बट कोई बात नहीं, 64% जो है वो यहाँ पे यार्न से आता है, ठीक है। फैब्रिक से 32% आता है, एक्रेलिक फाइबर से 2% आता है, एंड अदर से 2% आता है। अगर पहले की बात करें तो पहले जो है यार्न से 59% आता था बट 64 हो गया। मतलब यहाँ पे यार्न का जो रेवेन्यू मिक्स है वो बढ़ा है, फैब्रिक का थोड़ा कम हुआ है, एक्रेलिक फाइबर का भी कम हुआ है। एक्रेलिक फाइबर का तो कुछ है ही नहीं यार, 2%, मतलब इज लाइक बहुत कम। तो यहाँ पे जो इसका मेन है वो है यार्न एंड फैब्रिक। यार्न में सबसे ज़्यादा 64%, फैब्रिक में उससे कम। ज्योग्राफिकल स्प्लिट के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों में ये लगभग सेम ही कैटर करती है। 52% डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट 49% है। अब एक्सपोर्ट कहाँ से, तो ये जो फैब्रिक फैब्रिक बनाती है वो मेनली देख सकते हो कहाँ कहाँ पे जाता है। मेनली कैटर करता है यूएस को, यूरोप को, एशिया को, मतलब बाहर के प्लेसेस को ज़्यादा कैटर करता है, बाहर के कंट्रीज को ज़्यादा कैटर करता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही लगभग सेम है। क्लाइंट बेस के बारे में बात करें तो कंपनी के कुछ बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जैसे जीएपी, एच&एम, वॉलमार्ट, कैविन क्लेन, टॉमी हिलफाइजर, देन एंड सो ऑन। मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स जो बिग ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब बाकी वर्धमान इज प्रेजेंट इन
57 कंट्रीज, ठीक है, टॉप 5 कस्टमर्स अकाउंटिंग फॉर 9% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब देखो यार, यहाँ पे एक बात लिखी गई है, इनके कुछ बहुत बड़े कस्टमर्स नहीं है, ठीक है, मतलब आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज जो होती है, ठीक है, उनके बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल, यार मैं इसका एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, तो रिकमेंडेशन कोई मत समझ लेना, जस्ट इसका एग्जांपल मुझे याद रहता है। IQ लाइटिंग, मैंने आपको शायद नहीं बताया था पहले या जो भी है, ठीक है। IQ लाइटिंग कोई एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कोई एक जस्ट एन एग्जाम्पल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन IQ लाइटिंग अगर आप इसका बिजनेस देखोगे तो इसका जो मेन कस्टमर है वो है फिलिप्स, और फिलिप्स से ही इसका 70% रेवेन्यू आता है। तो इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो है कोई भी बहुत बड़े कस्टमर नहीं है इसके। जितने भी कस्टमर है, अगर आप इसके टॉप 5 कस्टमर्स को भी मिला लो तो सिर्फ 9% रेवेन्यू ही होता है, विच इज़ मेरे हिसाब से ठीक है यार। इसका मतलब ये है कि अगर इनके टॉप 5 में से कोई एक चला भी जाता है तो इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप समझ रहे हो? जो भी है, और आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अगर आप चाहो तो खुद से भी देख सकते हो, है ना? उसके साथ कैपेक्स अगर आप चाहो तो खुद से रीड कर सकते हो। एक सेकंड, ओके। सो कैपेक्स खुद से भी अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। तो आपको बिजनेस अब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। एंड यहाँ पे जो है फंडामेंटल्स में सबसे मेन प्रॉब्लम आता है, और रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, स्टडी पर्पज से ही बताऊंगा कि किस तरह से आपको समझना होता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं एंड कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले जाओगे क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे क्वार्टर्स में देख सकते हो जो सेल्स है वो यहाँ पे मार्च 22 एंड 23 का अगर आप कंपेयर करोगे तो 2700 से 2400 सेल्स डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 से लगभग 250 पे आ चुका है, लगभग आधा हो चुका है, विच इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 18 से 11% का हो चुका है मार्जिन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 438 से 221 आधा हो चुका है, अगेन नॉट अ गुड थिंग। नेट प्रॉफिट 321 से 160 ये भी आधा हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज तो किए ही नहीं है, ठीक है, आप समझो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स इंक्रीज तो किए ही नहीं है, उसके ऊपर से डिक्रीज किए हैं, उसके ऊपर से आधा हो चुके हैं, आप समझ रहे हो, मतलब हाफ हो चुके हैं, हाफ 50% गया। तो नंबर्स क्वार्टरली रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बेकार है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैं आपको एक चीज़ जस्ट दिखाना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप देखोगे तो चलो नेट प्रॉफिट का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे ना 200, 300, 400, 300 कितना-कितना नेट प्रॉफिट आ रहा था, देख रहे हो? उसके बाद क्या हुआ, 100 तक करोड़ तक नेट प्रॉफिट चला गया। मतलब जो कंपनी, ठीक है, दिसंबर 22 एंड 21 को कंपेयर करो, जो कंपनी 1 साल पहले 400 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट करती थी, वो 1 साल बाद क्या कर रही है, 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी जो है आप कह सकते हो उतना कंसिस्टेंट नहीं है। एंड वैसे भी टेक्सटाइल जो होता है वो सिक्लिकल टाइप का होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अगेन वही चीज़ आपको देखने मिलेगा। ये देखो पहले 600-900 हुआ, फिर यहाँ पे 1400-1100 ये हुआ, फिर 900 हो गया, फिर 900-900 800 हुआ, उसके बाद फिर से ये बढ़ने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सिक्लिकल टाइप ये काम करता है। अब देखो यार, अगर कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया जाए तो टेक्सटाइल कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करती है। तो जो भी है यहाँ पे, अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स मतलब देखो यार, मैं सीधा कहूँ, कुछ खास ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं इसी को लेता हूँ, 4900 लगभग 5000 हो गया, ठीक है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करोगे, डबल कब हुआ, आप देखो कितने साल बाद ये डबल हुआ, ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 साल बाद ये डबल हुआ। आप देख रहे हो, मतलब कंपनीज के 4 4 साल में डबल होते हैं, 5 5 साल में भी डबल होते हैं, ठीक है। 10 साल बाद डबल हो रहा है। एंड आप बाकी नंबर्स को भी देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे परसेंटेजेस में बात करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा मुझे समझ में आता है एंड आपको भी शायद इसी से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो 10 साल का 7% सेल्स ग्रोथ बहुत बेकार है, 5 साल का 10%, 3 साल का 15%, 15% मैं ओके कह लूँगा, ठीक है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो 5% है, ये तो बिल्कुल ही सबसे कम है, ठीक है। तो मुझे सेल्स ग्रोथ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मुझे बहुत बेकार लगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखोगे, कुछ खास प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, उसके ऊपर से इस बार तो -48% हो चुका है। मतलब 1550 से 800 पे आ चुका है नेट प्रॉफिट, तो बहुत गिरा हुआ है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 साल या 5 साल का भी अगर आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो 10% ही है। तो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब कुछ समझ में नहीं आया यार, मुझे ये भी नंबर भी अच्छा नहीं लगा, प्रॉफिट्स के नंबर भी मुझे अच्छे नहीं लगे। स्टॉक प्राइस के बारे में मैं बात ही नहीं करता हूँ। एंड आरओई की बात करें तो आरओई जो है पहले फिर भी मैं कह लूँगा यार, चलो 13% था।
अब तो और भी कम हो गया, 10% हो गया और आरओई भी मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे यार क्या ये तीनों ही नंबर्स खराब है, क्या एक भी नंबर अच्छा नहीं है, तो मैं कहूंगा यार, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं फिर भी कहूंगा कि आरओई का नंबर फिर भी ठीक है, बट ये दोनों नंबर्स तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। आरओई मतलब यार फिर भी मैं कह लूंगा बहुत यार, चलो इन तीनों में से तो आरओई अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में तो बातचीत ही मैं नहीं करता। तो इन तीनों में से जो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इन तीनों में से आरओई मुझे अच्छा लगा, इन तीनों में से। बट ओवरऑल जो है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बाकी आपके ऊपर है, रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा, मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैलेंस शीट, हाँ बहुत तगड़ा बैलेंस शीट है। 8,000 करोड़ का रिजर्व है, बोरिंग्स 1600 करोड़ की है, बोरिंग्स भी ज्यादा है। बट यहाँ पे बोरिंग्स जो है वो डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो 0.2 का डेट टू इक्विटी है। तो बोरिंग्स से बहुत ज्यादा रिजर्व है, तो कंपनी को कोई टेंशन करने की बात नहीं है। बोरिंग्स भी देखोगे तो वेल मैनेज्ड है, 900 करोड़ का लॉन्ग टर्म है, 700 करोड़ का शॉर्ट टर्म है। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म थोड़ा ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड रिजर्व जो है काफी ज्यादा रखे हुए हैं। सीडब्ल्यूआईपी देखोगे तो कंपनी हल्का हल्का एक्सपैंड कर रही है, सीडब्ल्यूआईपी देख सकते हो आ रहा है, बट ठीक है। एंड इसके साथ अगर आप आगे बढ़ोगे इन्वेस्टर्स में, तो इन्वेस्टर्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। तो देखो यार, मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी प्रमोटर देखोगे 64% प्रमोटर का होल्डिंग है, विच इज़ गुड। एफ आई आईज यहाँ पे 6% है, गुड। डी आई आईज यहाँ पे 16% है, ऑल्सो वेरी गुड। गवर्नमेंट यहाँ पे है नहीं, पब्लिक यहाँ पे लगभग 12% है, वेरी गुड। एंड पब्लिक में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओके, सो अच्छा कोई बात नहीं, चलो। पब्लिक में तो कोई है ही नहीं, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर ही पूरे हैं। तो 12% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि मेरे हिसाब से इज़ वेरी लेस। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर मैं कहता हूँ जितना कम हो उतना ही अच्छी बात है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगा। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे इसमें क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा। देखो, अगर मुझे आप पूछोगे अच्छा लगा, तो मुझे एक बैलेंस शीट अच्छा लगा इसका, एंड मुझे इसका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगा। बट जो चीज़ मुझे अच्छा लगना चाहिए था, मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आरओई, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्वार्टर्स भी मुझे अच्छे नहीं लगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो देख सकते हो अभी ये जो है ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ठीक है। और अगर मैं एक बार मेजर करके भी आपको दिखाऊं तो लगभग यहाँ पे 36% डाउन है ऑल टाइम हाई से। एंड अभी ये जहाँ पे है, अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो अगर ये इसे ब्रेक करता है एंड देन रिटेस्ट करता है, देन वेरी गुड। अगर ये नीचे आता है तो फिर यार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, जैसे मुझे यहाँ अगर एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ठीक है, किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, किसी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। देखो यार, अगर मैं खुद, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। अगर आप इसमें फिर भी जाना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, अभी ये रेजिस्टेंस में अगर ये ब्रेक कर जाता है देन वेरी गुड। अगर ये नीचे आता है तो देन मेरे हिसाब से 329 का जो लेवल है, ठीक है, ये मुझे 329 का जो लेवल है ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग, आप अपना ये बता दो। बाकी देखो, रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ आप फिर भी बता दो करके अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं बोलूँगा देखो यार, मुझे तो इसमें बाइंग करने का फिलहाल तो मन नहीं है, ठीक है। अब देखो यार, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने देखा हुआ है यार, बहुत लोग डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात नहीं करते हैं। बट हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आया, ठीक है, सीधी बात है, कोई घुमा फिरा वाली बात नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं आया, बट रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, आप खुद से एनालाइज करोगे, डेटा देखोगे, उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछोगे उसके बाद। तो देखो, अगर आप फिर भी पूछोगे यार फ्रेश बाइंग का क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, तो देखो, रिकमेंडेशन अगेन नहीं है, बट मैं अगर बताऊं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे जो है मुझे 329, देखो यार, फ्रेश बाइंग का तो मुझे लेवल सही लगता ही है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे है, एंड एवरेजिंग भी, तो दोनों ही लेवल में यही रखूंगा, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर ये आता भी है तो फिर यहाँ तक आने का मुझे चांस नहीं लगता, जिस तरह का सिनेरियो है। बट फिर भी अगर ये आता है तो इन सब लेवल्स पे आप थोड़ा थोड़ा करके, हल्का हल्का करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी एंड करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, एट द एंड में एक चीज़ बोलूँगा, मेरा ओपिनियन एंड आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल हो सकता है, मेरा इसमें कुछ और सिग्नल हो सकता है, ठीक है। जो भी है, एट द एंड जो है आपको जो सही लग रहा है, आपको जो सही लग रहा है वो करना है। जो मैं बोल रहा हूँ या जो कोई और बोल रहा है उसको नहीं करना है, क्यों, रिकमेंडेशन नहीं है। एंड एंड करते हैं वीडियो को, और मिलेंगे कल। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।